जो कामकाजी तबका है या जो शिक्षक है या जो छात्र है, वह तो भाषाओं को सहज ढंग से अपना रहा है। लेकिन जो सियासत वर्ग है या जिनको उसमें राजनीति दिखती है, वो हर जगह विभाजनकारी भूमिका में है। इसकी क्या वजह पाते हैं? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? बतौर प्रोफेसर, बतौर प्रशासनिक अधिकारी, बतौर व्याख्याता, आप क्या मान रहे हैं कि इसके मूल में क्या है और अंततः हम कहाँ पहुँचेंगे? आम जन क्या चाहते हैं? बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा और इसके उत्तर भी आपके आरंभिक वक्तव्य में ही आपको देखने को मिलेंगे कि महाराष्ट्र हो या अन्य भारत के राज्य हो, उसमें आपने देखा होगा कि प्रादेशिक भाषाओं को महत्व देते हुए शिक्षा का क्रम जो है वो आगे बढ़ा है। और ये बात सही है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद जो महत्व प्रादेशिक भाषाओं को और मातृभाषा में शिक्षा देने की को लेकर दिया जा रहा है, संभवतः इसके पहले दुर्भाग्यवश कभी भी नहीं दिया गया। मैं हमेशा अपने वक्तव्य में कहता हूं कि इस स्वतंत्र भारत में जो भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी थी, उसको हमने विकल्प में रखा, और जिस भाषा को हमने विकल्प में रखना चाहिए था उसको हमने अनिवार्य रूप से लागू किया। उदाहरणार्थ, हिंदी इस देश की रग रग की भाषा थी। इसको अगर आप अनिवार्य रूप से पढ़ते तो निश्चित रूप से आज हिंदी का जो विकास है उससे और 100 गुना बेहतर विकास हम पाते। अंग्रेजी को हमने LKG से लेकर UKG से लेकर PG तक हमने उसको अनिवार्य बना दिया। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आपको लाखों करोड़ों छात्र ऐसे मिलेंगे कि जो होनहार थे, होशियार थे, लेकिन केवल 10वीं परीक्षा अंग्रेजी में पास न करने के कारण वो शिक्षा जगत से कट गए। उनका कुछ दोष नहीं था उसमें, लेकिन स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद भी अंग्रेजी में 35 अंक पूरा न मिलने के कारण वो आगे की शिक्षा से वंचित रह गए। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा त्रासद विषय है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात सरकार कर रही है, और न केवल बात कर रही है बल्कि उस दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने के लिए बजट प्रोविज़न भी किया है, और 22 भाषाओं की पुस्तकें जो है वो NCERT हो या नवोदय विद्यालय हो या अन्य जो संस्थाएं हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय हो, वो कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय ऐसी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि माहौल की बात है, आपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि हिंदी के विकास में जितना योगदान हिंदी भाषिक लोगों का है, उसके बराबर, और यदि मैं ऐसा कहूँ कि उससे कई गुना अधिक नॉन हिंदी बेल्ट का या हिंदीतर भाषी लोगों का भी रहा है। इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है कि यहाँ हिंदी का माहौल जो है वो आरंभ से लेकर कैसा रहा है। हालांकि ये इस प्रकार का बात हिंदी और नॉन हिंदी अब लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। हिंदीतर भाषी ऐसा कहना भी उनको एक गाली के समान लगता है। मैं एक दिन विशाखापट्टनम में बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे भरे भाषण में उठकर कहा कि साहब, आप हिंदीतर भाषी ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा शब्द नहीं लगता है। और ये इसके कारण जो एक विभाजन रेखा आरंभ से खींची गई है कि ये हिंदी बेल्ट वाले हैं और ये नॉन हिंदी बेल्ट वाले हैं, तो हमें उसको थोड़ा सुधार के हिंदी भाषी या अन्य भाषा भाषी ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो अंतर थोड़ा कम हो जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये हर कोशिश जो है वो हर सरकारी कार्यालयों के द्वारा या अन्य साहित्य जगत में भी ये होनी चाहिए। तो ये सारा माहौल जो है वो विश्वविद्यालय का भी धीरे धीरे बदल रहा है। जो हिंदी एक समय में केवल साहित्य तक और कुछ विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रही थी, आपने देखा नई शिक्षा नीति के आने के बाद हिंदी को रोज़गार के साथ बड़े मात्रा में जोड़ा गया। हिंदी के माध्यम से चाहे वो संवाद लेखन हो, चाहे वो गीत लेखन हो, चाहे वो पटकथा लेखन हो, इस प्रकार के कोर्सेज प्रारंभ किए गए कि जो हिंदी को ठेठ रोजगार से जुड़े। प्रयोजनमूलक हिंदी एक स्वतंत्र विधा का विकास हुआ, जो जिसके जन्मदाता मेरे केंद्रीय हिंदी संस्थान के जो संस्थापक अध्यक्ष है मोटूरी सत्यनारायण जी, उन्हें माना जाता है।
पहली बार प्रयोजनमूलक हिंदी को लेकर कौन अगर आया तो वो मोटूरी सत्यनारायण जी आते हैं और आगे उसका बहुत विकास होता है। हर विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी का एक स्वतंत्र पर्चा जो है वो पढ़ाया जाता है। और उसी का कारण आज ये है कि आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य को लेकर जितने भी लोगों ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की है उसमें से बेरोज़गारी बहुत कम है। कुछ न कुछ क्षेत्र में कहीं न कहीं जो है वो लोग अपने रोज़गार को पाए हैं। तो उसका जो नींव रखी गई है वो इस प्रकार की नीति के तहत जो है वो रखी जा गई है, ऐसा मुझे लगता है।